हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी सेशन। आज के सेशन में फ्रेंड्स हम लोग जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। चैप्टर का नाम है फ्रेंड्स कंज्यूमर प्रोटेक्शन। बट फ्रेंड्स कंज्यूमर की बात करते हैं। किसी भी बिजनेस में अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना फ्रेंड्स, तो वो है कंज्यूमर। मैं अगर गुड्स प्रोवाइड करता हूँ तो भी कंज्यूमर इंपॉर्टेंट है, सर्विस प्रोवाइड करता हूँ तो भी कंज्यूमर इंपॉर्टेंट है। मतलब कोई भी चीज़ देखो, कोई भी बिजनेस देखो, हमेशा कंज्यूमर ही इंपॉर्टेंट माना जाता है फ्रेंड्स। पहले के टाइम में फ्रेंड्स ऐसा कहा जाता था कंज्यूमर शुड बी अवेयर। बट फ्रेंड्स अब वो चीज़ चेंज हो चुकी है। पहले ऐसे बोलते थे कि प्रोडक्ट परचेस करते टाइम है ना, कंज्यूमर को ध्यान रखना चाहिए, प्रोडक्ट परचेस करते टाइम क्वालिटी देखनी चाहिए और सब कुछ। आज के टाइम में फ्रेंड्स चेंज हो चुकी है ये मेंटालिटी। अब क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, सेलर शुड बी अवेयर। मतलब अब सेलर को ध्यान रखना पड़ेगा, इन शॉर्ट बिजनेसमैन को ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों? कंज्यूमर इज द किंग फ्रेंड्स। कंज्यूमर ही सब कुछ है मेरे बिजनेस में। वो मुझसे प्रोडक्ट परचेस कर रहा है तो वो मुझ पर फेवर कर रहा है, मैं उस पर कोई फेवर नहीं कर रहा हूँ। अगर मेरा बिजनेस चलता है तो कंज्यूमर की वजह से। बट फ्रेंड्स आज के टाइम में मार्केट में कंपटीशन बढ़ते जा रहा है, एवर इंक्रीजिंग कंपटीशन। और कंपटीशन जितना ज़्यादा बढ़ेगा, ऐसा पॉसिबल है, इट माइट बी पॉसिबल दैट प्रोड्यूसर इन्वॉल्व हिमसेल्फ इन अनएथिकल प्रैक्टिसेस, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, एडल्ट्रेशन, ऐसा कुछ भी हो सकता है फ्रेंड्स। वो लोग अलग अलग प्रैक्टिसेस में खुद को क्या कर सकते हैं, इन्वॉल्व कर सकते हैं। बट फ्रेंड्स याद रखना है कि कंज्यूमर इज द किंग, कंज्यूमर इज द बॉस। वो जो बोलेगा वही क्या है, परफेक्ट है। तो हम लोगों को कंज्यूमर को क्या करना है फ्रेंड्स, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है। और इसीलिए हम लोग ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, वो क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कि किस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, कंज्यूमर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। और कंज्यूमर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। बट सबसे पहले हम लोग मीनिंग देखेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन का। बेसिकली जब हम प्रोटेक्शन की बात करते हैं फ्रेंड्स, प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है, शील्ड। कि भाई मैं क्या कर रहा हूं, कंज्यूमर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा हूं। किस चीज से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा हूं, तो यहां पे दिया हमको अनएथिकल प्रैक्टिसेस से, एक्सप्लॉयटेटिव प्रैक्टिसेस, अनलॉफुल प्रैक्टिसेस। मैं इन सब चीजों से कंज्यूमर को बचा रहा हूं। कि अगर कोई भी मैन्युफैक्चरर या कोई भी सेलर ऐसी कोई भी प्रैक्टिस में इन्वॉल्व है तो हम क्या करेंगे, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करेंगे फ्रेंड्स। अब ये तो बात थी मीनिंग की। अब हमको फ्रेंड्स पता होना चाहिए इंपॉर्टेंस, कि भाई कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों जरूरी है। तो जो सबसे फर्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, वो है फिजिकल एंड मेंटल एक्सप्लॉयटेशन। बेसिकली है ना, कंज्यूमर्स को जब भी सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का गुड्स परचेस करते हैं, डुप्लीकेट प्रोडक्ट परचेस करते हैं, ऐसा कुछ भी होता है, तो फ्रेंड्स सबसे मेन प्रॉब्लम क्या आती है, एक्सप्लॉयटेशन। कि भाई कंज्यूमर क्या फेस कर रहे हैं, एक्सप्लॉयटेशन फेस कर रहे हैं। चाहे वो फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है या फिर मेंटल एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है, दोनों में से कोई भी चीज पॉसिबल है फ्रेंड्स। सो सबसे फर्स्ट हमको याद रखना है फिजिकल एंड मेंटल एक्सप्लॉयटेशन। नेक्स्ट फ्रेंड्स, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन भी होता है फ्रेंड्स जब होर्डिंग की बात करते हैं, आर्टिफिशियल स्केर्सिटी। जब प्रोड्यूसर ऐसी कोई भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है, होर्डिंग में, ब्लैक मार्केटिंग में, या फिर वो कंज्यूमर से हाई प्राइस चार्ज करता है फ्रेंड्स, तो ऐसे कोई भी केस में हम कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉयट कर रहे हैं। और ये किस तरह का एक्सप्लॉयटेशन है, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। पहले हमने देखा था फिजिकल एंड मेंटल एक्सप्लॉयटेशन। अब हम जो देख रहे हैं वो है इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, कि हम उनसे ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी क्रिएट कर रहे हैं मार्केट में। तो यहाँ पे भी कंज्यूमर्स को क्या होगा फ्रेंड्स, प्रॉब्लम क्रिएट होगी। एंड लास्ट फ्रेंड्स, अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट। मतलब हम लोग अगर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसके अंदर हमने मटीरियल यूज़ किया है, बट ऐसा मटीरियल जिसकी वजह से एनवायरमेंट को क्या हो रहा है, हार्म हो रहा है फ्रेंड्स। सो हम कोई भी ऐसा मटेरियल यूज़ नहीं करेंगे जिसकी वजह से एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन हो या ऐसा कुछ हो, या जिसकी वजह से कंज्यूमर सफ़र करे फ्रेंड्स। सो बेसिकली ये इंपॉर्टेंस है कि क्यों हमें कंज्यूमर को क्या करना चाहिए फ्रेंड्स, प्रोटेक्ट करना चाहिए। अब फ्रेंड्स हम चैप्टर पढ़ रहे कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो सबसे पहले हमको मीनिंग पता होना चाहिए, मीनिंग ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन होता है? एकदम सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं तो जो भी इंसान प्रोडक्ट परचेज करता है, या कोई भी इंसान अगर सर्विसेज को अवेल करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, कंज्यूमर। बट अगर मैं प्रोडक्ट परचेज करता हूं या फिर अगर मैं कोई भी सर्विसेज को अवेल करता हूं, तो कंसिडरेशन होना चाहिए सामने। मतलब मैं उस चीज के लिए क्या करूंगा, पे करूंगा, तो ही मुझे क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, कंज्यूमर। हाँ, अगर मुझे कंसिडरेशन पे करनी है फ्रेंड्स, तो किस तरीके से पे कर सकता हूं, हमारे पास अलग अलग ऑप्शन है फ्रेंड्स। हम लोग पार्टली पे कर सकते हैं, फुल्ली पे कर सकते हैं, या फिर फ्यूचर डेट के लिए भी हम लोग कोई एग्रीमेंट में एंटर कर सकते हैं फ्रेंड्स। उसको हम लोग क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, कंज्यूमर। बट फ्रेंड्स हमको एक चीज याद रखनी है, से फॉर एग्जांपल अगर मैंने प्रोडक्ट परचेज किया है तो मैं तो कंज्यूमर हूं ही, नो डाउट। बट अगर से फॉर एग्जांपल मेरे ब्रदर ने वो प्रोडक्ट को यूज किया है और मेरी परमिशन के साथ यूज किया है,
तो मेरा ब्रदर भी कौन माना जाएगा? कंज्यूमर। सो एक चीज का ध्यान रखना है, एनी पर्सन हु यूजेस द प्रोडक्ट विद द परमिशन ऑफ द कंज्यूमर इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ कंज्यूमर। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेरी परमिशन ली थी। अगर मेरी परमिशन के थ्रू प्रोडक्ट यूज किया जा रहा है तो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? कंज्यूमर बोलेंगे फ्रेंड्स। सेकेंड थिंग जो हमको ध्यान में रखनी है, एनी पर्सन हु परचेजेस द प्रोडक्ट फॉर रीसेल इज नेवर कंसिडर्ड एज ए कंज्यूमर। अगर मैंने कोई प्रोडक्ट परचेज किया है बट रीसेल पर्पस के लिए किया है तो हम उसको कभी भी कंज्यूमर नहीं बोलेंगे फ्रेंड्स। कंज्यूमर मतलब वो इंसान जो खुद के पर्पस के लिए क्या करेगा? प्रोडक्ट को परचेज करेगा फ्रेंड्स। उस चीज का हमको क्या करना है? कंपल्सरीली ध्यान रखना है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स पहले तो मीनिंग सबको क्लियर होना चाहिए कि कंज्यूमर का मीनिंग क्या होता है। अब नेक्स्ट हम लोग फ्रेंड्स इंपॉर्टेंस देखेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर, बट अब अलग अलग व्यू पॉइंट है। सबसे पहले हम लोग जो व्यू पॉइंट देख रहे हैं फ्रेंड्स वो है व्यू पॉइंट ऑफ बिजनेस। बिजनेसमैन के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? मैं क्यों कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करूं? मैं तो बिजनेसमैन हूं, प्रोड्यूसर हूं या फिर सेलर हूं। तो वो देखते हैं फ्रेंड्स। सबसे फर्स्ट हमको देख रखा है यूज ऑफ पब्लिक रिसोर्सेज एंड वेल्थ। पब्लिक रिसोर्सेज और वेल्थ, मैं सोसाइटी में काम कर रहा हूं, सोसाइटी में रह के काम कर रहा हूं, सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज कर रहा हूं, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं क्या करूंगा? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करूंगा। अगर मैंने सोसाइटी के इनपुट्स को यूज किया है, सोसाइटी में काम कर रहा हूं, तो इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर। सो फ्रेंड्स सबसे पहले तो हमको उस चीज का ध्यान रखना है। सेकेंड इज फ्रेंड्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब फ्रेंड्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब एक चीज सोच के देखो, स्टेक होल्डर्स की बात करते हैं हम फ्रेंड्स। स्टेक होल्डर कौन होते हैं? स्टेक, स्टेक का मतलब होता है इंटरेस्ट, तो स्टेक होल्डर का मतलब होता है इंटरेस्ट होल्डर। जितने भी लोगों को मेरे बिजनेस में इंटरेस्ट है उनको मैं क्या बोलता हूं फ्रेंड्स? स्टेक होल्डर बोलता हूं। सो यहां पे हम लोग पहले स्टेक होल्डर की बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट को मेरे बिजनेस में इंटरेस्ट है क्योंकि मैं टैक्स पे करता हूं। एम्प्लॉय को मेरे बिजनेस में इंटरेस्ट है क्योंकि उनको सैलरी पे करता हूं। सप्लायर को मेरे बिजनेस में इंटरेस्ट है क्योंकि मैं ऑर्डर प्लेस करता हूं। उसी तरीके से फ्रेंड्स एक और स्टेक होल्डर है, वो है कस्टमर। सबसे इंपॉर्टेंट कस्टमर या कंज्यूमर। क्यों? क्योंकि वो मेरे पास से प्रोडक्ट परचेस कर रहा है। तो जिस तरीके से मैं सभी स्टेक होल्डर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता हूं, उसी तरीके से मुझे कस्टमर की भी रिक्वायरमेंट्स को क्या करना होगा फ्रेंड्स? फुलफिल करना होगा। कस्टमर तो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और अगर कस्टमर की ही रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करूंगा तो क्या चलेगा? इम्पॉसिबल। सो मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं कस्टमर्स को क्या करूंगा? प्रोटेक्ट करूंगा। क्यों? क्योंकि वो मेरा क्या है? स्टेक होल्डर है फ्रेंड्स। क्लियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट थर्ड इज फ्रेंड्स पार्ट ऑफ द सोसाइटी। अब फ्रेंड्स पार्ट ऑफ द सोसाइटी, हम लोग क्या है? सोसाइटी का पार्ट है। अगर मैं सोसाइटी का पार्ट हूं तो ऑब्वियस बात है वो मेरी ड्यूटी है कि मैं किसी भी कंज्यूमर को कभी भी एक्सप्लॉइट नहीं करूंगा। अगर मैंने एक्सप्लॉइट किया तो कहीं ना कहीं मैं भी कंज्यूमर हूं, मैं भी किसी ना किसी से तो प्रोडक्ट परचेस करता हूँ। एवरी सेलर इज ऑल्सो ए कस्टमर। अगर मैं एक्सप्लॉइट करूंगा तो ऐसा पॉसिबल है कि दूसरा सेलर शायद मुझे भी एक्सप्लॉइट करेगा। वो सर्कल चलता ही जाएगा, रिपीटेशन होगा। सो हमको उस चीज का फ्रेंड ध्यान में रखना है। हम लोग सोसाइटी का पार्ट है, हम अगर किसी को एक्सप्लॉइट करेंगे तो ऐसा पॉसिबल है कि कोई मुझे भी एक्सप्लॉइट करेगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स इंप्रेशन ऑन दी सोसाइटी। अब फ्रेंड्स सोसाइटी के ऊपर इंप्रेशन, अच्छे से अगर काम करूंगा ना एथिकल प्रैक्टिसेस के साथ, तो ऑब्वियस बात है मार्केट में मेरी इमेज कैसी हो जाएगी? अच्छी हो जाएगी, अच्छी इमेज बनेगी। जैसे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारी वजह से इंपैक्ट आता है लोगों के ऊपर, उनकी हैबिट के ऊपर, उनकी लाइफस्टाइल, थॉट्स, लिविंग स्टैंडर्ड, ये सब चीज के ऊपर मेरी वजह से इफेक्ट आता है। मैं चेंज करता हूं फैशन में, मेरी वजह से लोगों की लाइफस्टाइल क्या हो सकती है? मोल्ड हो सकती है कुछ एक्सटेंट तक। सो मुझे इन सब चीजों का ध्यान रखना है। मैं अगर अनएथिकल प्रैक्टिसेस फॉलो नहीं करूंगा तो मार्केट में मैं खुद की क्या कर रहा हूं? एक बहुत अच्छी इमेज क्रिएट कर रहा हूं फ्रेंड्स। तो मुझे कंपल्सरीली उस चीज का क्या करना है? ध्यान रखना है। बिजनेस करते टाइम किस चीज को फॉलो करूंगा फ्रेंड्स? एथिक्स को। एथिक्स मतलब क्या सही है क्या गलत है मुझे पता होना चाहिए ना। तो बिजनेस करते टाइम मैं सही प्रैक्टिसेस को क्या करूंगा फ्रेंड्स? फॉलो करूंगा कंपल्सरीली। नेक्स्ट फ्रेंड्स कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज गुड फॉर द बिजनेस। अब फ्रेंड ये तो बहुत सिंपल चीज है। मैं अगर कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करूंगा ना तो मेरे लिए ही अच्छा है, मेरे बिजनेस के लिए अच्छा है। क्यों? मार्केट में इतने सारे कंज्यूमर हैं, मार्केट में इतने सारे बिजनेसमैन हैं। मैं चाहता हूं कि कंज्यूमर्स मेरे पास आए, कॉम्पिटिटर चाहता है कि कंज्यूमर उसके पास जाए, सब लोग ऐसा चाहते हैं कि मेरे पास कस्टमर आना चाहिए, मेरे पास कंज्यूमर आना चाहिए। कंपटीशन बढ़ते जा रहा है। मैं अगर अच्छी सर्विस प्रोवाइड करूंगा, मैं अगर अच्छे प्रोडक्ट प्रोवाइड करूंगा ना तो ऑब्वियस बात है
100% ये गारंटी है कि कस्टमर मेरे पास ही आने वाला है। बट मैं अगर अच्छे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड नहीं करूंगा, अनएथिकल प्रैक्टिसेस को फॉलो करूंगा, तो क्या कस्टमर कभी मेरे पास आएगा फ्रेंड्स? नहीं। कस्टमर किसके पास चला जाएगा फ्रेंड्स? तो वो है कॉम्पिटिटर्स के पास। जो कॉम्पिटिशन है मार्केट में, उसके पास क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? कस्टमर शिफ्ट हो जाएगा। सो अगर मैं अच्छे गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करूंगा, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करूंगा, तो मेरे बिजनेस के लिए अच्छा है। कस्टमर को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्केट में कॉम्पिटिटर अवेलेबल है, वहां से जाके प्रोडक्ट क्या करेगा? वो परचेस कर लेगा। बट ध्यान किसको रखना है फ्रेंड्स? मुझे ध्यान रखना है उस चीज का। एंड लास्ट फ्रेंड्स, प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप फ्रेंड्स किसने बोला था? गांधी जी ने बोला था। गांधी जी का प्रिंसिपल था। उन्होंने बोला था कि अगर कोई भी कंज्यूमर तुम्हारे वहां पे आ रहा है तो अच्छी बात है तुम्हारे लिए। ही इज डूइंग ए फेवर टू अस, वी आर नॉट डूइंग ए फेवर टू द कंज्यूमर। ही इज द पर्पज ऑफ द बिजनेस, ही इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। अगर वो मेरे बिजनेस में आ रहा है ना, तो वो इंटरफेरेंस नहीं है, बल्कि वो तो मेरे बिजनेस का क्या है? ऑब्जेक्टिव है। तो अगर वो आता है तो अच्छी बात है, मुझे उसको अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए, मुझे उसको अच्छे प्रोडक्ट प्रोवाइड करने चाहिए। जितने अच्छे प्रोडक्ट्स और वो सब प्रोवाइड करूंगा, उतना मेरे लिए ही क्या होगा फ्रेंड्स? बेटर होगा। ही इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द सेलर, बट वी आर डिपेंडेंट ऑन हिम फ्रेंड्स। कंज्यूमर कभी भी हमारे ऊपर डिपेंडेंट नहीं है फ्रेंड्स, हम उसके ऊपर डिपेंडेंट है। हमारा बिजनेस किसकी वजह से चलता है? कंज्यूमर की वजह से चलता है फ्रेंड्स। सो उस चीज का हम लोग क्या करेंगे? ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अब हम लोग इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे, बट किसके व्यू पॉइंट से फ्रेंड्स? तो वो है कंज्यूमर के व्यू पॉइंट से। अभी तक हम लोग बिजनेसमैन का व्यू पॉइंट देख रहे थे, अब हम लोग कंज्यूमर का व्यू पॉइंट देखेंगे फ्रेंड्स। मैं अगर प्रोडक्ट परचेस करता हूं, मैं कंज्यूमर हूं, तो मेरे लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे फर्स्ट फ्रेंड्स, एक्सटेंसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द कंज्यूमर्स। बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, हर जगह पे एक्सप्लॉयटेशन हम लोग देख सकते हैं। कुछ एग्जांपल, सब स्टैंडर्ड क्वालिटी के प्रोडक्ट मिल रहे हैं, एडल्ट्रेटेड गुड्स है, डुप्लीकेट गुड्स है, वो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, ये ड्रिंक लेने से हाइट बढ़ जाती है, ये ड्रिंक लेने से वेट कम हो जाता है। क्या ऐसा होता है फ्रेंड्स? नहीं। शायद कुछ प्रोडक्ट्स में होता होगा, लेकिन बहुत सारी ऐसी मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट है। सो ये बेसिकली एक तरीके से क्या है? कंज्यूमर के लिए एक्सप्लॉयटेशन है। सो कंज्यूमर को एक्सप्लॉयटेशन से बचना है, इसीलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या है फ्रेंड्स? उसके लिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। नेक्स्ट फ्रेंड्स, इग्नोरेंस ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर फ्रेंड्स आज के टाइम में अवेयर ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे लॉ है जिसके बारे में कंज्यूमर को पता ही नहीं है। आपको और मुझे पता है क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन, बट शायद बाहर मार्केट में से बहुत सारे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जैसी कोई चीज भी है। कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए राइट्स दिए हैं गवर्नमेंट ने, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी है गवर्नमेंट ने, नहीं पता, अवेयरनेस ही नहीं है इतनी। तो उस वजह से भी प्रॉब्लम होती है फ्रेंड्स, इग्नोरेंस है। सो इग्नोरेंस की वजह से भी प्रॉब्लम आती है। तो हमको सबसे पहले क्या करना है? अवेयरनेस क्रिएट करनी है। अगर अवेयरनेस क्रिएट करेंगे ना, तो वो कभी भी हेजिटेट नहीं करेंगे लीगल स्टेप्स लेने में। मुझे पता है कि भाई मेरे पास राइट है, मैं क्या कर सकता हूं? लीगली फाइल कर सकता हूं कंप्लेन शॉपकीपर के खिलाफ। सो अच्छी चीज है। सो कंज्यूमर जब तक इग्नोरेंट है, तब तक मैं उसको एक्सप्लॉइट कर सकता हूं। बट अगर अवेयरनेस क्रिएट हो गई है, अब वो इग्नोरेंट नहीं है, तो अब उसको एक्सप्लॉइट करने का कोई चांस ही नहीं है। हम उसको कभी भी एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएंगे फ्रेंड्स। एंड लास्ट, लैक ऑफ यूनिटी अमॉन्ग दी कंज्यूमर्स। फ्रेंड्स यूनिटी ही नहीं है कंज्यूमर्स के अंदर। और ऑब्वियस बात है, कोई भी एक कंज्यूमर की जब हम बात करता हूं ना, तो वो क्या हो जाता है फ्रेंड्स? वीक हो जाता है। कोई एक कंज्यूमर जाके बोलेगा ना, कोई नहीं सुनेगा। लेकिन अगर हम लोग यूनिटी में जाके बोलेंगे ना, सब लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन मूवमेंट में अगर ज्वाइन हो जाते हैं, तो डेफिनेटली मैन्युफैक्चरर को या ट्रेडर को या जो भी इंसान है सर्विस प्रोवाइडर, उसको हमारी बात माननी ही पड़ेगी। प्रोडक्ट की क्वालिटी उसको अच्छी रखनी पड़ेगी, रीजनेबल प्राइस रखना पड़ेगा, वो सभी चीज़ों का ध्यान रखेगा फ्रेंड्स। अगर यूनिटी है तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन भी अपने आप हो जाएगा। यूनिटी नहीं है, उस वजह से ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कि भाई हम कंज्यूमर्स को क्या करें? प्रोटेक्ट करें। यूनिटी से रिलेटेड भी अवेयरनेस क्रिएट होनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, हमने इंपॉर्टेंस देखे हैं अभी तक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से और कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब फ्रेंड्स हम लोग लॉ पढ़ रहे हैं, बेसिकली कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये पूरा एक एक्ट बनाया गया है हमारी कंट्री में। एक ऐसा एक्ट है, शायद हम में से बहुत सारे लोगों को इस एक्ट के बारे में ही नहीं पता है। इस एक्ट का एक पर्पस है कि भाई हम कंज्यूमर्स को क्या करेंगे? प्रोटेक्ट करेंगे। प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेटिव प्रैक्टिसेस, अनएथिकल प्रैक्टिसेस, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। और इस एक्ट के अंदर इसलिए हम सभी लोगों को बहुत सारे राइट्स दिए गए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई है, अलग अलग अथॉरिटी सेटअप की है फ्रेंड्स। डिस्ट्रिक्ट फोरम है, स्टेट कमीशन है, नेशनल कमीशन है। ये पूरा एक स्ट्रक्चर सेटअप किया गया है हमारे लिए।
सबसे पहले हम लोग फ्रेंड्स इसके राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ेंगे कि भाई गवर्नमेंट ने हमको क्या राइट्स दिए हैं या फिर गवर्नमेंट ने हमको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि भाई आपको ये चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी तो ही आपको राइट्स मिलेंगे। सो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1986, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर जो भी राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है सबसे पहले हम लोग उसकी बात करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग जो बात करेंगे वो राइट्स की बात करेंगे। टोटल 6 राइट्स हमको अलग अलग दिए गए हैं। हाँ, 2 एडिशनल राइट्स रिकमेंड किए हैं यूएनओ ने, वो भी हम देखेंगे आगे। सबसे पहले राइट्स देखते हैं कि मेरा अधिकार क्या है, गवर्नमेंट ने मुझे कौन से अधिकार दिए हैं कि जब भी तुम प्रोडक्ट परचेस करोगे ये राइट्स तुम्हारे पास अवेलेबल है। सबसे फर्स्ट राइट फ्रेंड, राइट टू सेफ्टी। सेफ्टी का राइट दिया है कि भाई अगर मैं कोई प्रोडक्ट परचेस करने जा रहा हूं, मैं कंज्यूमर हूं, तो प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, सेफ होना चाहिए। द प्रोडक्ट शुड नॉट बी हैजार्डियस इन नेचर, मतलब बिल्कुल भी डेंजरस नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। जैसे आज के टाइम में अगर हम लोग बात करें फूड कलर्स की, तो वो सेफ होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो ठीक है कलर के अट्रैक्टिवनेस में तो बहुत अच्छा है कि जब मैं फूड में उसको मिक्स कर रहा हूं तो, बट वो मेरी हेल्थ को इफेक्ट करेगा तो फ्रेंड्स नहीं, वो सेफ नहीं है। टॉयज की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक टॉयज सेल करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इट शुड बी सेफ। गैस सिलेंडर है तो सेल करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इट शुड बी सेफ, कोई लीकेज नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। सो सबसे पहला राइट क्या है कंज्यूमर का, सेफ्टी, कि तुम जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हो वो सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का, डुप्लीकेट प्रोडक्ट, या हम लोग देखते हैं बहुत बड़ा आता है ट्रेंड चल रहा है फर्स्ट कॉपी, ये सब नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। अगर प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का है तो मुझे एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई टेंशन नहीं, बट अगर हैजार्डियस है तो वो इंजरियस टू लाइफ है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए फ्रेंड्स। सबसे पहला राइट जो हमको मिला है वो है सेफ्टी का, दैट द प्रोडक्ट मस्ट बी सेफ। नेक्स्ट फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमको फ्रेंड्स जो राइट दिया गया है वो है इंफॉर्मेशन। बहुत सिंपल है, मैं शॉपकीपर के पास जाता हूँ, कोई भी प्रोडक्ट परचेस करता हूँ तो क्या डायरेक्टली परचेस कर लेता हूँ? नहीं, पहले मैं उसको पूछूंगा कि भाई इसका प्राइस क्या है, क्वांटिटी कितनी आएगी, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बोलो, डेट ऑफ एक्सपायरी, सब कुछ पूछते हैं फ्रेंड्स, हम सब डिटेल्स देखते हैं और उसके बाद ही हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट परचेस करेंगे। सो मेरे पास राइट है, ये मेरा अधिकार है कि मैं दुकानदार को पूछूं कि भाई इसका प्राइस, इसकी क्वालिटी, क्वांटिटी, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, डेट ऑफ एक्सपायरी, ये सब तुमको मुझे बताना पड़ेगा। क्यों? गवर्नमेंट ने मुझे ये राइट दिया है, राइट टू इंफॉर्मेशन, कि भाई प्रोडक्ट परचेस करने से पहले मैं प्रोडक्ट से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन क्या कर सकता हूं, अवेल कर सकता हूं फ्रेंड्स। यहां पे हम लोगों को दिया है प्राइस है, क्वालिटी है, प्योरिटी है, सब चीज से रिलेटेड हम लोग क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन डिमांड कर सकते हैं। और मैन्युफैक्चरर को या शॉपकीपर को कंपल्सरीली वो सभी डिटेल्स, सभी इंफॉर्मेशन हमको प्रोवाइड करनी होगी, वो मना नहीं कर सकता फ्रेंड्स। सो अभी तक 2 राइट हुए। फर्स्ट जो हमारा राइट था वो था सेफ्टी, सेकेंड जो हमारा राइट है वो है इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट फ्रेंड्स, थर्ड इज चॉइस। अब फ्रेंड्स चॉइस की बात है, मैं अगर कोई प्रोडक्ट की परचेस करने जाता हूं तो वो है राइट टू चूज। अब थर्ड राइट हमको दिया गया है, राइट टू चूज। बहुत सिंपल है, मैं प्रोडक्ट परचेस करने गया, मैंने बोला कि भैया ये प्रोडक्ट बताओ, तो क्या वो प्रोडक्ट जो देगा वो परचेस करना कंपलसरी है मेरे लिए? नहीं, मेरे पास राइट है, राइट टू चूज, कि भाई जितने भी अलग अलग प्रोडक्ट्स है, जितनी भी वेराइटीज है, उसमें से मेरे ऊपर है, मुझे जो प्रोडक्ट परचेस करना है वो प्रोडक्ट मैं क्या करूंगा, परचेस करूंगा फ्रेंड्स। नो सेलर शुड यूज एग्रेसिव सेलिंग टेक्निक, मतलब अगर प्रोडक्ट सेल करना है तो करो ठीक है, बट मेरे पास राइट है कि मैं चूज कर सकता हूं, मेरे ऊपर है। कोई भी दुकानदार एग्रेसिव सेलिंग टेक्निक यूज नहीं कर सकता, नहीं तुमको तो ये प्रोडक्ट परचेस करना ही पड़ेगा। क्या पॉसिबल है ऐसा? नहीं फ्रेंड्स, हमको राइट दिया गया है और अगर मेरे पास राइट है चॉइस का तो मेरे ऊपर है कि मैं कोई भी प्रोडक्ट क्या कर सकता हूं फ्रेंड्स, परचेस कर सकता हूं। मैं देख सकता हूं ब्रांड है, क्वालिटी, प्राइस, साइज, सब कुछ क्या कर सकता हूं फ्रेंड्स, मैं कंपेयर कर सकता हूं। मैं 2 प्रोडक्ट को कंपेयर करूंगा, क्वालिटी को, प्राइस को, ब्रांड को, और उसके बाद ही उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को क्या करूंगा फ्रेंड्स, परचेस करूंगा, वरना मैं उस प्रोडक्ट को कभी भी परचेस नहीं करूंगा फ्रेंड्स। वो मेरे ऊपर है, मुझे प्रोडक्ट परचेस करना है तो करूंगा, नहीं करना तो नहीं करूंगा। क्लियर फ्रेंड्स? अभी तक 3 राइट पढ़े हमने, अब तक तो समझ में आ ही रहा होगा। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम लोग आगे जा रहे हैं। 3 अलग अलग पॉइंट्स हो चुके हैं हमारे, 3 राइट्स हो चुके हैं। फर्स्ट हमारा राइट था सेफ्टी का, सेकंड इंफॉर्मेशन का, एंड थर्ड चॉइस का। नेक्स्ट फ्रेंड्स, नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन। और फ्रेंड्स रिप्रेजेंटेशन, मैंने प्रोडक्ट परचेस किया और उसमें कुछ गड़बड़ निकली तो क्या? सो रिप्रेजेंटेशन, राइट टू रिप्रेजेंटेशन, मैं दुकानदार के पास जा सकता हूं और बोल सकता हूं कि यार इस प्रोडक्ट के अंदर ये प्रॉब्लम है।
आज के टाइम में बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स ने ना खुद का रिड्रेसल डिपार्टमेंट ही सेटअप कर लिया है प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड, कि भाई अगर कोई भी प्रॉब्लम है ना तो यहाँ पे फोन करो, आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, रिड्रेस कर देंगे, सॉल्व कर देंगे प्रॉब्लम को। ग्रीवियंस रिड्रेसल डिपार्टमेंट है पूरा का पूरा। सबसे अच्छी चीजें होना ही चाहिए कि भाई अगर कस्टमर को कोई भी प्रॉब्लम है तो हर चीज के लिए तो कोर्ट में जाऊंगा नहीं ना, पहले किसको फोन करूंगा, मैन्युफैक्चरर को या फिर ट्रेडर को, कि भाई तुमने जो प्रोडक्ट परचेस किया था उसमें ऐसा प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके दो मुझे। सो नेक्स्ट जो हमारा राइट है वो है रिप्रेजेंटेशन फ्रेंड्स। नेक्स्ट फ्रेंड्स फिफ्थ, रिड्रेसल। अब फ्रेंड्स हमको जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, उसके अंदर हमको कुछ रिलीफ दी गई है। अब कौन सी रिलीफ है, प्रोडक्ट चलो डिफेक्टिव निकला तो मैं क्या करूंगा, शॉपकीपर के पास जाऊंगा, उसको बोलूंगा कि भाई प्रोडक्ट के अंदर डिफेक्ट है, अब मुझे सॉल्यूशन चाहिए। तो क्या रिलीफ मेरे पास हो सकती है, बहुत सिंपल चीज है फ्रेंड्स। पहला ऑप्शन मैं ऐसा बोल सकता हूं कि भाई मुझे ये डिफेक्टिव प्रोडक्ट रिप्लेस करके दो। दूसरा ऑप्शन है कि मैं ऐसा बोल सकता हूं कि भाई मुझे प्रोडक्ट ही नया चाहिए, पैसा रिफंड चाहिए, ऐसा प्रोडक्ट मुझे चाहिए ही नहीं, आप एक काम करो, आप ये जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस फॉलो करते हो वो बंद कर दो। मैं क्या कर सकता हूं, ऐसा कोई भी ऑप्शन ऑप्ट कर सकता हूं फ्रेंड्स। मेरे पास ऐसे ऑप्शन अवेलेबल है, मैं उस चीज का क्या करूंगा, ध्यान रखूंगा। प्रोडक्ट है तो उसके अंदर जो डिफेक्ट है उसको सॉल्व करवा सकते हैं, सर्विस है तो डेफिशिएंसी सॉल्व करवा सकते हैं। और याद रखना फ्रेंड्स, प्रोडक्ट के लिए वर्ड क्या यूज होगा, डिफेक्ट। लिखते टाइम ध्यान रखना है, प्रोडक्ट के लिए वर्ड यूज करूंगा डिफेक्ट, सर्विस के लिए वर्ड यूज करूंगा डेफिशिएंसी। बहुत ध्यान रखना है, सर्विस में कभी वर्ड डिफेक्ट यूज नहीं होता। मैं अगर आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, मैं सपोज आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि अच्छा नहीं पढ़ा रहा, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि करंट सेट डिफेक्टिव है, आप क्या बोलोगे कि सर्विस में डेफिशिएंसी है। सो हमको आंसर्स लिखते टाइम लैंग्वेज का ध्यान रखना होगा कि प्रोडक्ट के केस में डिफेक्ट होगा और सर्विस के केस में डेफिशिएंसी होगी। एंड लास्ट पॉइंट फ्रेंड्स, कंज्यूमर एजुकेशन। फ्रेंड्स हम लोग जब कंज्यूमर एजुकेशन की बात करते हैं तो आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंज्यूमर को एजुकेशन प्रोवाइड करें। उसको पता चलना चाहिए कि प्रोडक्ट परचेस करने से पहले कि भाई प्रोडक्ट से रिलेटेड क्या क्या जानकारी लेनी चाहिए मुझे, क्या राइट्स अवेलेबल है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज अवेलेबल है। अगर कंज्यूमर एजुकेटेड है ना तो उसको चीट करना या उसको एक्सप्लॉइट करने के चांसेस बहुत क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे फ्रेंड्स, जो अच्छी चीज़ है। हम लोग देख सकते हैं, हम लोग है ना, गवर्नमेंट की ऐड आती है टीवी पे बहुत बार, जागो ग्राहक जागो, प्रोडक्ट परचेस करने से पहले बिल लेना चाहिए, ISI मार्क चेक करना चाहिए। तो वो सब क्या है, बेसिकली ना अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, कंज्यूमर को एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। और इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, हम लोग भी ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, कंज्यूमर एजुकेशन, ताकि हमको कोई चीट ना कर सके, हमको कोई एक्सप्लॉइट ना कर सके फ्रेंड्स। सो उस चीज का हमको क्या करना है फ्रेंड्स, ध्यान रखना है। ये फ्रेंड्स हमने 6 अलग अलग तरह के राइट देखे हैं जो मेन राइट्स हमको एग्जाम में लिखने रहते हैं। बट यूएनओ ने 2 एडिशनल राइट्स भी क्या किए, रिकमेंड किए, वो भी हम लोग देख लेते हैं कि कौन से 2 एडिशनल राइट्स यूएनओ ने क्या किए हैं, रिकमेंड किए। फर्स्ट राइट है बेसिक नीड्स, कि भाई कंज्यूमर की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है गुड्स एंड सर्विसेज की, डिसेंट लिविंग के लिए, वो फुलफिल होनी चाहिए। तो बेसिक नीड्स बहुत जरूरी है, खाना पीना तो चाहिए ही हमको। नेक्स्ट, हाइजेनिक एनवायरनमेंट। हाइजेनिक एनवायरनमेंट, मैं अगर कंज्यूमर हूं, मैं यहाँ पे एनवायरनमेंट में रह रहा हूं, तो मुझे एक अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए, हाइजेनिक एनवायरनमेंट, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। तुम प्रोडक्ट बनाओ, प्रोड्यूसर अगर प्रोडक्ट बना रहा है, कंज्यूमर को कोई तकलीफ नहीं है, बट तुम्हारे प्रोडक्ट की वजह से एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन या ऐसा कुछ होना चाहिए नहीं। सो हाइजेनिक एनवायरनमेंट का भी हमको राइट अवेलेबल है। सो फ्रेंड्स हमको याद रखना है, ये तो राइट्स थे जो गवर्नमेंट ने हमको प्रोवाइड किए। क्या थे ये राइट्स, अधिकार थे। अब फ्रेंड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की है फ्रेंड्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी है यानी बेसिकली एक तरीके से ऑब्लिगेशन है कि भाई आपको ये चीज फॉलो करनी ही पड़ेगी। अगर आप सिटीजन हो तो आपको ये चीज फॉलो करनी है। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हटे तो आपको कोई तरह के राइट्स भी नहीं मिलेंगे। सो पहले एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना है, इन चीजों को फॉलो करना है, और उसके बाद ही कंपल्सरीली मुझे क्या मिलेगा, तो वो राइट्स मिलेंगे जो हमने पहले पढ़े हैं फ्रेंड्स। अब देखते हैं एक एक करके कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉलो करनी है हमको। फर्स्ट इज कॉन्शियस यूज ऑफ राइट्स। सबसे पहली चीज तो जो राइट्स मुझे दिए गए हैं उन राइट्स को मुझे यूज करना है, और बहुत ही ध्यान से यूज करना है, सोच समझ के। अगर एक चीज सोच के देखो मैं राइट्स को यूज नहीं करता तो वो मेरी गलती है, गवर्नमेंट सामने से थोड़ी आएगी मेरे पास। सबसे पहले वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे जो राइट्स दिए हैं गवर्नमेंट ने, मैं उन राइट्स का प्रॉपर तरीके से क्या करूंगा, यूज करूंगा। सो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सिंपल है कि भाई आपको राइट्स दिए हैं लॉ ने, और आप उन राइट्स को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। नेक्स्ट फ्रेंड्स, बी अवेयर ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट।
मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट आज के टाइम में बहुत सारी मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट आती है और हम लोगों को क्या करना है, ध्यान रखना है उस चीज़ का। ये ड्रिंक पीने से हाइट बढ़ जाती है, ये ड्रिंक पीने से वेट बढ़ जाता है, ये वाटर प्रूफ है, ये फायर प्रूफ है, इसके ऊपर ड्रिलिंग मशीन चला देता हूँ मोबाइल के ऊपर तो भी मोबाइल को कुछ नहीं होता, इतना अच्छा मोबाइल है, 3rd फ्लोर से गिराता हूँ तो भी कुछ नहीं होता है। ये सब क्या है फ्रेंड्स, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट है। क्या प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा हो सकता है? नॉट पॉसिबल। अगर कोई भी ऐसी एडवर्टाइजमेंट है तो हमको सोच समझ के क्या करना है, प्रोडक्ट को परचेस करना है। एडवर्टाइजमेंट देख के डायरेक्टली ऐसा नहीं कि हाँ चलो प्रोडक्ट परचेस कर लेते हैं। सो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम एडवर्टाइजमेंट को देखें बट डायरेक्टली प्रोडक्ट परचेज ना करें। सोच समझ के ही हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, डिसीजन लेंगे। नेक्स्ट फ्रेंड्स, केयर ड्यूरिंग परचेस। अब फ्रेंड्स प्रोडक्ट परचेस करते टाइम क्या करना है, हमको ध्यान रखना पड़ेगा, डिटेल्स देखनी पड़ेगी प्रोडक्ट की कि भाई डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का नाम, एड्रेस, क्वालिटी, क्वांटिटी, सब चीज़ का ध्यान रखेंगे हम लोग। किस तरीके से यूज़ करना है, एक्सपायरी डेट क्या है, उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या यूज़ हो रहे हैं, कब बना था वो प्रोडक्ट, उसका वेट कितना है, गारंटी, वारंटी, सब चीज़ का क्या करूँगा फ्रेंड्स, ध्यान रखूँगा। डायरेक्टली प्रोडक्ट कभी भी मैं परचेस नहीं करूँगा। पहले ये सब डिटेल्स देखो, इन्फॉर्मेशन लो। हमको राइट दिया गया था, राइट टू इन्फॉर्मेशन, और अगर तुम्हारे पास राइट है तो तुमको उस चीज़ को अवेल करना चाहिए। तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि तुम इन्फॉर्मेशन को जानो। सो उस चीज़ का हमको ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट परचेस करते टाइम ब्लाइंडली मैं कभी भी कोई भी प्रोडक्ट को परचेस नहीं करूंगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स, सॉलिसिट फॉर अ बिल। प्रोडक्ट परचेस करते टाइम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, तो बिल लेना चाहिए। बहुत बार हम लोग ऐसा करते हैं, टैक्स बचाने के चक्कर में ऐसा बोलते हैं कि यार जीएसटी लगने वाला है ना, 12%, 15%, 18%, नहीं लेना बिल, चाहिए ही नहीं हमको, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये गलत है फ्रेंड्स। हम लोग क्या कर रहे हैं, गलत एक्टिविटी फॉलो कर रहे हैं। सबसे मेन चीज़, प्रोडक्ट परचेस करते टाइम कंपल्सरीली क्या करना है, हमको बिल लेना है। बिल के बिना हम लोग कभी भी कोई भी प्रोडक्ट परचेस नहीं करेंगे। सपोज मैंने कोई प्रोडक्ट परचेस कर लिया बिल के बिना, तो क्या आपको लग रहा होगा, अरे सर क्या टेंशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल ही तो नहीं लिया मैंने। बट फ्रेंड्स एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर प्रोडक्ट में कोई भी प्रॉब्लम हुई, सर्विस में कोई भी प्रॉब्लम हुई, डेफिशिएंसी हुई, अब अगर मैं कंप्लेन फाइल करने जाऊंगा तो गवर्नमेंट मेरी बात नहीं सुनेगी। क्यों? सबसे पहले तो मेरा फॉल्ट था, मेरी गलती थी, मैंने बिल ही नहीं लिया था। तो परचेस करते टाइम बिल लेना जरूरी है। इट इज एन एविडेंस, इट इज अ प्रूफ ऑफ परचेज। सो हमको हमेशा ध्यान रखना है कि परचेस करते टाइम हम लोग कंपल्सरीली क्या करेंगे, बिल लेंगे। बिल के बिना कभी भी कोई चीज हमको परचेस नहीं करनी फ्रेंड्स। नेक्स्ट फ्रेंड्स, सॉलिसिट अ हाई क्वालिटी। क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। प्रोडक्ट्स में हमको देखना है आईएसआई मार्क होना चाहिए, एज मार्क होना चाहिए, उसके बिना हमको प्रोडक्ट नहीं परचेस करना चाहिए। बहुत बार हम लोग बिना क्वालिटी चेक किए प्रोडक्ट परचेस कर लेते हैं, बाद में पता चलता है अरे यार ये तो फर्स्ट कॉपी थी, ये तो डुप्लीकेट प्रोडक्ट था। फास्टैग की घड़ी 300 रुपये में मिल रही है, टाइटन की घड़ी 500 रुपये में मिल रही है, ये डुप्लीकेट है, ओरिजिनल पॉसिबल ही नहीं है। हमको हमेशा क्या करना चाहिए, पहले प्रॉपर तरीके से क्वालिटी चेक करनी चाहिए, उसके बाद ही उस प्रोडक्ट को क्या करना चाहिए, परचेस करना चाहिए, वरना उस प्रोडक्ट को परचेस नहीं करना कभी भी। सो याद रखना, पहले जो भी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है उसको हम लोग क्या करेंगे, हमेशा चेक करेंगे। जो क्वालिटी कंट्रोल सर्टिफिकेट्स होते हैं वो देखेंगे और उसके बाद ही प्रोडक्ट हम लोग परचेस करेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट फ्रेंड्स, रजिस्ट्रेशन ऑफ जेन्युइन कंप्लेंट्स। अगर कोई भी जेन्युइन कंप्लेन है फ्रेंड्स तो उसको रजिस्टर करना चाहिए। अगर मेरे साथ एक्सप्लॉयटेशन हुआ है एज ए कंज्यूमर तो फिर क्या, तो मैं कंप्लेन करूंगा। अगर मैं कंप्लेन नहीं करता फ्रेंड्स तो वो गलती है। क्यों? प्रोड्यूसर, मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर वो लोग मोटिवेट होते हैं, एनकरेज होते हैं कि यार ठीक है ना, मैं एक्सप्लॉयट कर रहा हूं लोगों को और फिर भी कोई मेरे खिलाफ एक्शन नहीं ले रहा। सो सबसे मेन चीज क्या कि अगर कोई भी एक्सप्लॉयटेशन हुआ है किसी भी तरह का तो हमको हमेशा क्या करना चाहिए, उसके लिए कंप्लेन फाइल करनी चाहिए। बट फ्रेंड ध्यान रखना, जेन्युइन कंप्लेन हो तो ही। बहुत सारे लोग इस राइट का गलत यूज भी करते हैं, मिसयूज करते हैं। बहुत सारे अलग अलग केसेस है जो टाइम पास के लिए केस फाइल कर देते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए कभी भी। बीच में बहुत सारे अलग अलग तरह के केसेस आए थे कि इस कैफे के ऊपर केस कर दिया, इस मोबाइल कंपनी के ऊपर केस कर दिया, अगर ऐसा नहीं हुआ तो 100 करोड़ का केस फाइल करेंगे। ये सब क्या है फ्रेंड्स, नहीं। अगर जेन्युइन प्रॉब्लम है तो ही हम क्या करेंगे, कंप्लेन फाइल करेंगे। नेक्स्ट फ्रेंड्स, स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म। अब हमको कंज्यूमरिज्म का भी फ्रेंड्स क्या करना है, ध्यान रखना है। अगर कोई भी से फॉर एग्जांपल ऐसा कोई मूवमेंट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन से रिलेटेड, तो हम क्या करेंगे, उसमें उसको ज्वाइन करेंगे। जितना ज़्यादा कंज्यूमर अवेयरनेस क्रिएट करेंगे उतना ज़्यादा हुई वो हमारे लिए क्या है फ्रेंड्स, अच्छा है। सो अगर कंज्यूमरिज्म है तो हम उस चीज़ में क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे फ्रेंड्स।
नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेंड्स, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। हम लोग प्रोड्यूसर से ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि वो लोग हमको हाइजीनिक एनवायरनमेंट दे, कि उनके प्रोडक्ट की वजह से पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, मुझे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो मैं भी तो सिटीजन हूँ ना, मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं एनवायरनमेंट को बिल्कुल भी पॉल्यूट नहीं करूँगा। मैं प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद उसको प्रॉपर तरीके से क्या करूँगा, डिस्पोज ऑफ करूँगा, पॉल्यूट नहीं करूँगा, डर्ट या ऐसा कुछ भी मैं एनवायरनमेंट में रिलीज नहीं करूँगा फ्रेंड्स। सो प्रोड्यूसर के साथ साथ वो कंज्यूमर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं एनवायरनमेंट को कभी भी पॉल्यूट ना करूँ फ्रेंड्स। नेक्स्ट फ्रेंड्स, नो इन्वॉल्वमेंट इन अनएथिकल एक्टिविटीज। अगर वो लोग अनएथिकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो ठीक है, पर मैं भी क्या उसमें पार्टिसिपेट करूंगा एज ए कंज्यूमर? नहीं। तो मुझे ध्यान रखना है कि मैं ब्लैक मार्केटिंग में, होर्डिंग में या ऐसी कोई चीज़ में पार्टिसिपेट ना करूं प्रोड्यूसर के साथ। अगर मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूं तो मेरी गलती है। तो सबसे पहले एज ए सिटीजन, एज ए कंज्यूमर, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं कभी भी किसी भी तरह की अनएथिकल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व नहीं होऊंगा फ्रेंड्स। सो यहाँ तक फ्रेंड्स, ये हमारे जो भी हमने देखा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी जो सभी कंज्यूमर्स कंपल्सरीली क्या करेंगे फ्रेंड्स, फॉलो करेंगे। क्लियर फ्रेंड्स, यहाँ तक सभी को क्लियर होना चाहिए फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट टॉपिक हमको जो पढ़ना है वो है ग्रीवियंस रिड्रेसल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब अगर कंज्यूमर को कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी तरह की कंप्लेन है, तो कंज्यूमर कहाँ पे जाके कंप्लेन फाइल कर सकता है फ्रेंड्स। तो उसके लिए यहाँ पे हमको बेसिकली एक 3 लेयर मैकेनिज्म की बात की है कि कंज्यूमर यहाँ पे जाके क्या कर सकता है, अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड या सर्विस से रिलेटेड जो भी उसका डिससेटिस्फेक्शन है, वो वहाँ पे क्या कर सकता है, कंप्लेन फाइल कर सकता है फ्रेंड्स। ये 3 लेयर का मतलब क्या होता है, 3 लेयर मैकेनिज्म। सो फ्रेंड्स, हमको याद रखना है 3 लेयर मैकेनिज्म मतलब 3 अलग अलग अथॉरिटी है, 3 अलग अलग लेवल क्रिएट किए गए हैं जहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। 3 अलग अलग लेवल की अगर मैं बात करता हूं तो वो है डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल एंड द सेंट्रल लेवल। मतलब यहां पे जाके कंज्यूमर कंप्लेन फाइल करेगा। कंज्यूमर के बिहाफ पे कोई एसोसिएशन भी कंप्लेन फाइल कर सकता है। अगर कंज्यूमर की डेथ हो गई है तो उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव है या कोई नॉमिनी है, तो वो भी क्या कर सकता है, कंप्लेन फाइल कर सकता है। सो अब हम 3 अलग अलग लेवल पढ़ेंगे फ्रेंड्स, जहां पे बेसिकली कंज्यूमर क्या करेगा, कंप्लेन फाइल करेगा। जो सबसे बेसिक है, प्राइमरी, वो हम लोग देखेंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल के, यहाँ पे कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर कंप्लेन फाइल करनी है तो पहले हमको डिस्ट्रिक्ट लेवल को समझना होगा। क्या एलिजिबिलिटी है कि कौन से केसेस में कंज्यूमर डिस्ट्रिक्ट लेवल में जाके क्या कर सकता है, कंप्लेन फाइल कर सकता है। सबसे पहली चीज, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है वो किसने सेटअप किया है फ्रेंड्स, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल जो सेटअप किया गया है वो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू सेटअप किया गया है। स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया है, डिस्ट्रिक्ट लेवल को सेटअप किया है। डिस्ट्रिक्ट लेवल के अंदर एक प्रेसिडेंट होगा, यहां पे हम लोगों को दिया है एक प्रेसिडेंट एंड 2 अदर मेंबर्स। मतलब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो फॉरम है, यहाँ पे बेसिकली हम लोग किस चीज का ध्यान रखेंगे, तो एक प्रेसिडेंट है एंड 2 अदर मेंबर्स, और ये सभी लोग क्या होने चाहिए, क्वालिफाइड होने चाहिए। सो बेसिकली डिस्ट्रिक्ट लेवल में प्रेसिडेंट है, 2 अदर मेंबर्स है, और जो मेंबर्स है उसमें से एक कंपल्सरीली कौन होनी चाहिए, वुमेन मेंबर। 1 मस्ट बी अ वुमेन मेंबर फ्रेंड्स, वो चीज भी हमको याद रखनी है। पहले हमको याद रखना है कि स्टेट गवर्नमेंट ने इसको एस्टेब्लिश किया है, सेटअप किया है। एक प्रेसिडेंट है एंड 2 अदर मेंबर्स है। जो 2 मेंबर्स है उसमें से एक कौन होना चाहिए, तो कंपल्सरीली वुमेन मेंबर। नेक्स्ट, अगर मुझे स्टेट लेवल पे जाके कंप्लेन फाइल करनी है तो कब कंप्लेन फाइल कर सकता हूं, मेरे गुड्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो वैल्यू ऑफ गुड्स शुड बी 20 lakhs और लेस। मेरे प्रोडक्ट की वैल्यू 20 लाख या उससे कम है तो ही मैं क्या कर सकता हूं, डिस्ट्रिक्ट लेवल में जाके कंप्लेन फाइल कर सकता हूं फ्रेंड्स। अब से फॉर एग्जांपल अगर मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल में गया, मैंने कंप्लेन फाइल की, मेरे प्रोडक्ट की वैल्यू 10 लाख थी या 15 लाख थी, ऐसा भी हो सकता है कि शायद 5,000 रुपये हो, मैंने कंप्लेन फाइल की। अब अगर जरूरत पड़ी तो मेरा जो प्रोडक्ट है जो डिफेक्टिव था या जिस चीज से मैं सेटिस्फाइड नहीं था, तो उस प्रोडक्ट को लेबोरेटरी में भेजा जा सकता है टेस्टिंग के लिए इफ रिक्वायर्ड। प्रोडक्ट को लेबोरेटरी में भेजा जाएगा, दोनों ही पार्टीज को, मतलब बायर को और सेलर को, दोनों को नोटिस भेजी जाती है, कोर्ट में दोनों को अपॉर्चुनिटी दी जाती है, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, दोनों को मौका दिया जाएगा बोलने का, और उसके बाद फाइनली क्या होगा, जजमेंट पास होगा। जब फ्रेंड्स डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जजमेंट पास होता है तो ऐसा पॉसिबल है, इट माइट बी पॉसिबल दैट देयर इज एन एग्रीड पार्टी। मैं शायद उस जजमेंट से खुश नहीं हूं, तो मैं कौन हुआ, एग्रीड पार्टी। एग्रीड पार्टी कोई भी हो सकता है, बायर भी हो सकता है, सेलर भी हो सकता है। अगर बायर के खिलाफ जजमेंट आ रहा है तो शायद बायर खुश नहीं होगा, सेलर के खिलाफ आ रहा है तो शायद तक सेलर खुश नहीं है। अब जो भी एग्रीड पार्टी है वो अगर चाहे तो एक लेवल ऊपर जाके वो लोग क्या कर सकते हैं, अपील फाइल कर सकते हैं। अभी हम लोग स्टेट लेवल पे,
अगर स्टेट लेवल के जजमेंट से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं तो मैं अपील फाइल करूंगा कहां पे, एक लेवल ऊपर, मतलब कौन से लेवल में अपील फाइल करूंगा फ्रेंड्स, स्टेट लेवल में जाके अपील फाइल करूंगा। और अगर मुझे स्टेट लेवल में जाके अपील फाइल करनी है तो उसके लिए मुझे टाइम पीरियड भी दिया गया है, कितना, 30 डेज फ्रेंड्स। 30 डेज के अंदर अंदर मैं अपील फाइल करूंगा कहां पे, नेक्स्ट लेवल में, मतलब स्टेट लेवल में। फ्रेंड्स सबसे पहले हमने जो पढ़ा है वो हमने क्या पढ़ा है, डिस्ट्रिक्ट लेवल फॉरम, जहां पे स्टेट गवर्नमेंट ने उसको एस्टेब्लिश किया था, 1 प्रेसिडेंट एंड 2 अदर मेंबर्स एंड 1 अमॉन्ग देम मस्ट बी वुमेन मेंबर, दे आर ऑल क्वालिफाइड मेंबर्स। क्वालिफाइड होने चाहिए, ऑब्वियस बात है, तो ही यहाँ पे बेंच में वो लोग आ सकते हैं। गुड्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो 20 lakhs और लेस देन 20 lakhs। इफ रिक्वायर्ड गुड्स कैन बी सेंड टू लेबोरेटरी फॉर द पर्पज ऑफ टेस्टिंग। चलो उसके बाद दोनों ही पार्टीज को सुनवाई का मौका दिया जाएगा, उनको बोलने का मौका दिया जाएगा। अब जजमेंट आएगा, अगर कोई भी पार्टी एग्रीड पार्टी है, मतलब जजमेंट से खुश नहीं है, तो वो लोग एक लेवल ऊपर जाके क्या कर सकते हैं, अपील फाइल कर सकते हैं। अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हूं, अपील फाइल करनी है तो कहां पे जाऊंगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टेट लेवल पे जाऊंगा विद इन अ टाइम पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रेंड्स। सो ये था डिस्ट्रिक्ट लेवल फॉरम। नेक्स्ट जो है वो है स्टेट लेवल कमीशन। अब स्टेट लेवल की बात की है फ्रेंड्स, स्टेट लेवल को फिर से एस्टेब्लिश करने वाला कौन, तो स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट लेवल पे है फ्रेंड्स, स्टेट गवर्नमेंट उसको क्या करेगी, एस्टेब्लिश करेगी, सेम पॉइंट है। नेक्स्ट, कितने मेंबर्स होने चाहिए, एटलीस्ट 3 मेंबर्स, 3 लोग होने चाहिए, जिसमें से एक कौन है, अगेन फ्रेंड्स प्रेसिडेंट। ये भी हमने पहले देखा था कि एक प्रेसिडेंट एंड 2 अदर मेंबर्स, एंड 2 मेंबर्स में से एक कौन होना चाहिए फ्रेंड्स, कंपल्सरीली वुमेन मेंबर। क्लियर। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ गुड्स। गुड्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, वैल्यू ऑफ गुड्स शुड बी बिटवीन 20 lakhs to 1 crore। मेरे गुड्स की वैल्यू 20 लाख से ज्यादा है और 1 करोड़ या 1 करोड़ से कम है, तो ही मैं क्या कर सकता हूं फ्रेंड्स, स्टेट लेवल में जाके कंप्लेन फाइल कर सकता हूं। सो मोर देन 20 lakhs एंड इक्वल टू और लेस देन 1 करोड़, ये भी हमको याद रखना है। बट फ्रेंड्स ध्यान रखना, अगर मुझे स्टेट लेवल पे जाना है कोई प्रोडक्ट को कंप्लेन फाइल करने के लिए, प्रोडक्ट की कंप्लेन फाइल करने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 पॉसिबिलिटीज है। पहली पॉसिबिलिटी, अगर मेरे प्रोडक्ट की वैल्यू 20 लाख से ज़्यादा है, 1 करोड़ से कम है, तो मुझे डायरेक्टली स्टेट लेवल पे अप्लाई करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ कि अगर मैं डिस्ट्रिक्ट से सेटिस्फाइड नहीं हूं, तो भी मैं क्या कर सकता हूं, कहां पे अपील फाइल कर सकता हूं, स्टेट लेवल में जाके अपील फाइल कर सकता हूं। जो नेक्स्ट जो हमारी प्रोसीजर है वो एकदम सेम, इफ रिक्वायर गुड्स कैन बी सेंड टू दी लेबोरेटरी फॉर द पर्पज ऑफ टेस्टिंग। दोनों ही पार्टीज को नोटिस दी जाएगी, उनको बुलाया जाएगा, सुनवाई होगी, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, दोनों को सुना जाएगा कि भाई दोनों जन क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं अपने अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी उनको बोलना है वो। जजमेंट पास होगा, एंड अगेन कोई भी अगर एग्रीड पार्टी है, मतलब कोई भी खुश नहीं है जजमेंट से, तो वो अपील फाइल कर सकता है। डिस्ट्रिक्ट से स्टेट में गए थे तो स्टेट से कहां पे जाएंगे फ्रेंड्स, नेशनल लेवल पे जाएंगे। यानी डिस्ट्रिक्ट से सेटिस्फाइड नहीं था तो स्टेट में आ गया, स्टेट लेवल से भी सेटिस्फाइड नहीं हो तो मैं कहां पे अपील फाइल कर सकता हूं फ्रेंड्स, नेशनल लेवल पे अपील फाइल कर सकता हूं। और फिर से अगर अपील फाइल करनी है तो अपील फाइल करने के लिए कितना टाइम है फ्रेंड्स, 30 डेज है। 30 डेज के अंदर अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, अपील फाइल कर सकते हैं नेशनल लेवल पे फ्रेंड्स। सो अभी तक हमने 2 अलग अलग लेयर पढ़ी है। फर्स्ट जो था वो डिस्ट्रिक्ट लेवल, सेकेंड स्टेट लेवल, थर्ड एंड फाइनल इज नेशनल लेवल फ्रेंड्स। नेशनल लेवल की बात की, पहले 2 केसेस तो ठीक है, अब नेशनल लेवल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल लेवल कौन एस्टेब्लिश करेगा, तो फ्रेंड्स याद रखना है सेंट्रल गवर्नमेंट। फर्स्ट केस में क्या था, डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल में स्टेट गवर्नमेंट ने सेटअप किया था। ये नेशनल कमीशन है, नेशनल लेवल पे, तो उसको कौन सेटअप करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट सेटअप करेगी फ्रेंड्स। नेक्स्ट फ्रेंड्स, प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट तो कंपल्सरीली होना ही चाहिए, एंड 4 अदर मेंबर्स, तो प्रेसिडेंट के साथ साथ 4 मेंबर्स भी होने चाहिए। पहले 2 केसेस में 2 मेंबर्स एंड नाउ 4 मेंबर्स एंड 1 मेंबर मस्ट बी वुमेन। नेक्स्ट फ्रेंड्स, वैल्यू ऑफ गुड्स, सबको पता है। फर्स्ट केस में क्या था, 20 lakhs और लेस देन 20 lakhs। सेकेंड केस में था मोर देन 20 lakhs बट लेस देन और इक्वल टू 1 करोड़। यहां पे मोर देन 1 करोड़ मतलब 1 करोड़ से ज्यादा की वैल्यू है आपके प्रोडक्ट की, तो ही आप क्या कर सकते हो, नेशनल लेवल पे कंप्लेन फाइल कर सकते हो। हाँ, दूसरी पॉसिबिलिटी जरूर है कि अगर मैं स्टेट लेवल से सेटिस्फाइड नहीं हूं तो भी मैं नेशनल लेवल में जाके क्या कर सकता हूं फ्रेंड्स, अपील फाइल कर सकता हूं। सो 2 ऑप्शन है हमारे पास नेशनल लेवल पे जाने के लिए। पहला ऑप्शन, प्रोडक्ट की वैल्यू 1 करोड़ से ज्यादा है। दूसरा ऑप्शन, अगर मैं स्टेट लेवल से सेटिस्फाइड नहीं हूं
तो भी मैं नेशनल लेवल में जाके क्या कर सकता हूँ फ्रेंड्स, अपील फाइल कर सकता हूँ। एंड यहाँ पे अगर सपोज करो नेशनल लेवल से भी कोई सेटिस्फाइड नहीं है, इसके जजमेंट से भी सेटिस्फाइड नहीं है, तो क्या, लास्ट ऑप्शन फ्रेंड्स सुप्रीम कोर्ट, यानी हम लोग कहां पे जा सकते हैं फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील फाइल कर सकते हैं। टाइम पीरियड अगेन 30 डेज। सो बहुत सिंपल चीज है, याद रखना है हमको कि हर जगह पे 30 डेज का टाइम दिया गया है अपील फाइल करने के लिए। डिस्ट्रिक्ट से स्टेट में, स्टेट से नेशनल में, एंड नेशनल से सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इज द लास्ट ऑप्शन, उसके ऊपर कुछ पॉसिबल नहीं है। सो हमको ये अपील के लिए 30 डेज का टाइम याद रखना है। डिस्ट्रिक्ट से स्टेट में जाऊंगा, स्टेट से नेशनल में जाऊंगा, एंड नेशनल से सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा फ्रेंड्स। अगर आप सभी लोगों को डिस्ट्रिक्ट लेवल याद है ना, तो स्टेट लेवल, नेशनल लेवल बहुत आराम से याद हो जाएगा, क्योंकि जो प्रोसीजरल पार्ट है, प्रोसीजरल पार्ट ऑलमोस्ट क्या है, सेम है। सो हमको बहुत ज्यादा है ना यहाँ पे मगअप नहीं करना पड़ेगा। सो ये हमने जो अभी पढ़ा है वो 3 लेयर मैकेनिज्म है। अब नेक्स्ट फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोगों को जो टॉपिक पढ़ना है वो है अवेलेबल रेमेडीज। क्या रेमेडीज या फिर क्या रिलीफ अवेलेबल है कंज्यूमर के पास। हम लोग सब जानते हैं कि क्या रिलीफ हो सकती है। अगर मैंने कोई प्रोडक्ट परचेज किया है और मैं उस प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड नहीं हूं, तो मैं क्या रिलीफ डिमांड कर सकता हूं। सबसे पहली रिलीफ जो मैं डिमांड कर सकता हूं, टू रिमूव द डिफेक्ट्स। मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यार प्रोडक्ट के अंदर जो डिफेक्ट है ना, वो ठीक करके दो। अगर शर्ट पैंट कुछ भी ऐसा परचेज किया है, क्लोथ्स ऐसा कुछ, और उसमें कुछ डिफेक्ट है, तो मैं बोल सकता हूँ शॉपकीपर को कि ये डिफेक्ट को ठीक करके दो मुझे। तो ये पहली रिलीफ है, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट रिलीफ, इट कैन डायरेक्ट टू रिफंड द मनी। मैं बोल सकता हूँ भाई मुझे नहीं पता, मुझे तो मेरा पैसा वापस चाहिए, प्रोडक्ट ले लो, पैसा वापस दे दो मुझे मेरा। सो दूसरा ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, तो वो क्या है, रिफंड ऑफ मनी, पैसे वापस मांग सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट फ्रेंड्स, एक्सचेंज द डिफेक्टिव प्रोडक्ट विद द न्यू प्रोडक्ट। भाई तुम तुम्हारा डिफेक्टिव प्रोडक्ट ले लो और मुझे इसके सामने नया प्रोडक्ट दे दो। मतलब मैंने क्या किया, एक्सचेंज करवा लिया प्रोडक्ट को, डिफेक्टिव प्रोडक्ट को वापस दे दिया एंड उसके सामने नया प्रोडक्ट ले लिया। नेक्स्ट, कंपेंसेशन कैन बी डिमांडेड। अब फ्रेंड्स मैंने अगर कोई फोन परचेज किया, मैंने अगर कोई मोबाइल परचेज किया है और वो मोबाइल ब्लास्ट हो गया, ऐसा कुछ भी हुआ, अब हो सकता है कि मुझे इंजरी हुई हो, मुझे हार्म हुआ उस प्रोडक्ट की वजह से, तो ऐसा पॉसिबल है कि मैं क्या कर सकता हूँ, कंपेंसेशन भी डिमांड कर सकता हूँ कि भाई आपके प्रोडक्ट की वजह से मुझे इंजरी हुई है, मुझे हार्म हुआ है, तो मुझे कंपेंसेशन भी कंपल्सरीली चाहिए उस चीज के लिए। नेक्स्ट, पेनल्टी कैन ऑल्सो बी इम्पोज्ड। पेनल्टी भी इम्पोज हो सकती है। अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट है जिसकी वजह से सोसाइटी को इफेक्ट हो रहा है, तो हम लोग उस शॉपकीपर के ऊपर या मैन्युफैक्चरर के ऊपर क्या कर सकते हैं, पेनल्टी इम्पोज कर सकते हैं। कोर्ट पेनल्टी का भी ऑर्डर पास कर सकती है। नेक्स्ट, अनफेयर एंड प्रोहिबिटिव बिजनेस प्रैक्टिसेस। जो भी अनफेयर प्रैक्टिसेस तुम लोग चला रहे हो, वो क्या करनी पड़ेगी, बंद करनी पड़ेगी। यानी कोई भी शॉपकीपर या मैन्युफैक्चरर प्रोहिबिटिव ट्रेड प्रैक्टिसेस को कैरी आउट नहीं कर सकता, उसको क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा वो सब कुछ। नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल प्रोडक्ट्स। अब हार्मफुल प्रोडक्ट जो भी है उसका प्रोडक्शन रोकना होगा। मतलब अगर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है जो सोसाइटी के लिए हार्मफुल है, तो उसका प्रोडक्शन हम लोग क्या करवा सकते हैं, रुकवा सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट, हार्मफुल प्रोडक्ट्स कैन बी स्टॉप्ड फ्रॉम बीइंग सोल्ड। मतलब हम लोग प्रोडक्शन तो रुकवा ही रहे हैं, प्रोडक्शन के साथ साथ उसकी सेल भी रोकनी है। मतलब मैं मैन्युफैक्चरर को ऐसा बोल रहा हूँ कि भाई अब ये जो हार्मफुल प्रोडक्ट है वो भी तुमको नहीं सेल करना है, बनाना भी नहीं है और सेल भी नहीं करना है, दोनों ही चीज अलाउड नहीं है। नेक्स्ट, अगर कोई भी डिफेक्टिव प्रोडक्ट है, ऐसा कुछ है, और अगर सिचुएशन ऐसी है, तो ऐसा भी ऑर्डर आ सकता है कि जो भी तुम्हारी टोटल सेल्स है उसका 5% डिपॉजिट करना पड़ेगा फ्रेंड्स। कहां पे, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन फंड में। यानी बेसिकली टोटल सेल्स का 5% कहां पे डिपॉजिट करेंगे, कंज्यूमर वेलफेयर फंड में डिपॉजिट करेंगे, जो बेसिकली कंज्यूमर के लिए यूज किया जाता है ये फंड। तो वो भी एक पॉसिबिलिटी है, एक रिलीफ है या रेमेडी है जो हमारे पास अवेलेबल है। नेक्स्ट, इट कैन रिमूव टू डायरेक्ट टू रिमूव दी मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। अब मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट फ्रेंड्स हमने देखा था, और भी पहले के एग्जांपल्स में बहुत बार मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट आती है। ये मोबाइल है, इसके अंदर ड्रिलिंग मशीन चलाओ तो भी स्क्रीन को कुछ नहीं हुआ, ये ड्रिंक लेने से हाइट बढ़ जाती है, ये ड्रिंक लेने से वेट बढ़ जाता है। ये सब क्या है फ्रेंड्स, ये सब मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट है। तो ऐसा भी हो सकता है कि मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट को रिमूव करके हम लोग ऐसा बोले कि भाई जो एक्चुअल एडवर्टाइजमेंट है उसको इंट्रोड्यूस करना है आपको। नेक्स्ट फ्रेंड्स, इट कैन ऑर्डर टू मेक रीजनेबल पेमेंट टू द इफेक्टेड पार्टी। कि अगर कोई भी इफेक्टेड पार्टी है, उसको कोई इंजरी हुई है, ऐसा कुछ हुआ है, तो भी हम लोग क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, कंपेंसेशन डिमांड कर सकते हैं। सो कंपेंसेशन भी पॉसिबल है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट हमको जो पढ़ना है वो है कंज्यूमर अवेयरनेस। आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है कंज्यूमर अवेयरनेस क्रिएट करना। कंज्यूमर को उनके राइट्स
उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो 3 लेयर मैकेनिज्म बोला गया है वो, गवर्नमेंट की साइड से जो भी हेल्प मिल रही है, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है, वो सभी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। सो कंज्यूमर अवेयरनेस जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज के टाइम में गवर्नमेंट, एनजीओज, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, ये सभी लोग मिलकर क्या कर रहे हैं, कंज्यूमर अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। और जब कंज्यूमर अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं तो अच्छी बात है, कंज्यूमर्स एक्सप्लॉयटेशन के जो केसेस है वो क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, धीरे धीरे कम हो जाएंगे। कंज्यूमर को जल्दी से कोई एक्सप्लॉयट नहीं कर पाएगा, कंज्यूमर को कोई चीट नहीं कर पाएगा। और इसीलिए फ्रेंड्स हमको याद रखना है 15 मार्च इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे के सेलिब्रेट किया जाता है कौन से दिन पे फ्रेंड्स, 15 ऑफ मार्च को। अब हम अलग अलग ऑप्शंस देखते हैं, जिसमें फर्स्ट हमको दिया है लोक अदालत। अब लोक अदालत के थ्रू भी जो भी मेरी प्रॉब्लम्स है, जो भी ग्रीवियंसेस है, उन ग्रीवियंसेस को हम लोग क्या करवा सकते हैं, सॉल्व करवा सकते हैं। बहुत सारे इंडस्ट्रियल यूनिट्स फ्रेंड्स क्या करते हैं, लोक अदालत ऑर्गेनाइज करते हैं। लोक अदालत इसीलिए ऑर्गेनाइज की जाती है कि केस को वहीं पे क्या कर दिया जाए, सॉल्व कर दिया जाए। जब भी कोई मैटर कोर्ट में जाता है ना तो पता है तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख चलता ही जाता है वो चीज़। लेकिन अगर लोक अदालत में मैं उस केस को लेके जाऊंगा तो लोक अदालत बेसिकली जो ऑर्गेनाइज की गई है उसमें वहीं पे मेरे केस को क्या कर दिया जाएगा, सॉल्व कर दिया जाएगा। यानी जो भी मेरी प्रॉब्लम्स है उसको वहीं पे सुना जाएगा और वहीं पे उसको सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा फ्रेंड्स। बीएसएनएल है, बीएसएनएल लोक अदालत ऑर्गेनाइज करती है फ्रीक्वेंटली, ताकि अपने कस्टमर्स और जो भी है उनकी प्रॉब्लम्स को क्या कर सके, सॉल्व कर सके। नेक्स्ट फ्रेंड्स सेकंड, पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी बेसिकली यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, केस फाइल कर रहे हैं, सूट फाइल कर रहे हैं। किसके खिलाफ, तो मैन्युफैक्चरर्स के खिलाफ, शॉपकीपर्स के खिलाफ, जो क्या कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं विच आर इंजीरियस टू हेल्थ, या फिर जो प्रोडक्ट गलत है या फिर हमको इफेक्ट कर सकते हैं, सोसाइटी को इफेक्ट कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स ऐसा पॉसिबल है कि शायद हर कंज्यूमर केस फाइल ना कर सके, उसका कोई भी रीजन हो सकता है। इकोनॉमिक रीजन हो सकता है, मतलब मेरे पास पैसा नहीं है उतना, या ऐसा भी हो सकता है कि मेरे पास उतना टाइम अवेलेबल नहीं है, माइट बी पॉसिबल। सो कंज्यूमर को अगर केस फाइल करना है तो कंज्यूमर केस फाइल कर सकता है। कंज्यूमर के बिहाफ पे कोई केस फाइल करना चाहता है, या फिर सबकी कॉमन प्रॉब्लम है तो सब लोग मिलके एक ही कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, ऐसी कोई भी पॉसिबिलिटी है। बहुत बार ऐसा होता है कि किसी चीज की वजह से पूरी सोसाइटी को इफेक्ट हो रहा है, तो सोसाइटी में कोई भी एक जन सभी के बिहाफ पे क्या करेगा, कंप्लेंट फाइल करेगा। एक एग्जांपल देता हूँ फ्रेंड्स में, एमसी मेहता एक लॉयर है, वो बहुत बार पीआईएल फाइल करते हैं और बहुत अच्छी चीज़ है, वो सोसाइटी के लिए पीआईएल फाइल करते हैं और काफ़ी सारा सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। उन्होंने गंगा रिवर के वहाँ पे कुछ टैनरीज थी, उनके खिलाफ भी पीआईएल फाइल की थी, क्योंकि वहाँ के लोगों को उसकी वजह से इफेक्ट हो रहा था। तो उन्होंने वहाँ के लोगों के बिहाफ पे क्या किया, पीआईएल फाइल की और उनकी मदद की, वहाँ पे से उन टैनरीज को क्या करवा दिया, शिफ्ट करवा दिया। तो फ्रेंड्स पीआईएल मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, लिटिगेशन फाइल कर रहे हैं, केस फाइल कर रहे हैं। और केस फाइल करूंगा तो ऑब्वियस बात है मैं कंज्यूमर भी हो सकता हूं, कंज्यूमर एसोसिएशन का मेंबर भी हो सकता हूं, या किसी का रिप्रेजेंटेटिव भी हो सकता हूं, कोई भी पॉसिबिलिटी है। सो कंप्लेंट फाइल करने के लिए कंज्यूमर ही कंप्लेंट फाइल करे, ऐसा कुछ ऐसा जरूरी नहीं होता फ्रेंड्स। नेक्स्ट इज इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। अब फ्रेंड्स जब हम लोग इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, इको मार्क हमने देखा है बहुत सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर इको मार्क यूज होता है, जो बेसिकली एनवायरमेंट डिपार्टमेंट आपको अलॉट करता है। अगर उनको लगता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो एनवायरमेंटली एकदम सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो जो एनवायरमेंट डिपार्टमेंट है वो क्या करेगा, आपको इको मार्क प्रोवाइड करेगा। और जब इको मार्क आ जाता है ना हमारे प्रोडक्ट के ऊपर, तो सोसाइटी में एक अच्छी चीज़ है, मुझे प्रोडक्ट सेल करना है तो मैं बहुत आराम से उस प्रोडक्ट को क्या कर सकता हूँ, सेल कर सकता हूँ। अच्छी चीज़ है प्रोडक्ट को सेल करना, और लोग भी एनकरेज होते हैं कि यार अच्छा है, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है, मैं इस प्रोडक्ट को क्या करूँगा, परचेज करूँगा। सो इको मार्क का भी हमको ध्यान रखना है कि हम लोग क्या करें, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स परचेज करें, मैन्युफैक्चरर इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को सेल कर सकें। नेक्स्ट इज फ्रेंड्स रोल ऑफ कंज्यूमर यूनियन एंड एनजीओस। बहुत सारे कंज्यूमर यूनियंस है या फिर एनजीओस है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहे ये लोग क्या कर रहे हैं, वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, कंज्यूमर अवेयरनेस के लिए काम कर रहे हैं। तो इनका क्या रोल है सोसाइटी में, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए या कंज्यूमर अवेयरनेस के लिए क्या किया इन लोगों ने, हम देख सकते हैं। सबसे पहले एजुकेटिंग द राइट्स अबाउट द राइट्स ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर्स को क्या कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि भाई उनके पास कौन से राइट्स अवेलेबल है, रेमेडीज अवेलेबल है, कैसे, तो सेमिनार के थ्रू, कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू या वर्कशॉप्स के थ्रू, अलग अलग तरीके से वो लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली कंज्यूमर को एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, पब्लिशिंग द पीरियोडिकल्स और नोटिस।
बुकलेट्स, अलग अलग तरीके से हम लोग अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, पीरियोडिकल्स है, जर्नल्स है, मैगजीन्स है, नोटिस, बुकलेट्स, बहुत सारे ऑप्शंस है जिसके थ्रू ये लोग क्या कर सकते हैं, अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं कि भाई अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो इसके थ्रू उसको थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा कि उसको क्या करना चाहिए। नेक्स्ट इज फ्रेंड्स, कंज्यूमर्स आर इन्फॉर्म्ड अबाउट द कंपैरिजन। दो अलग अलग प्रोडक्ट के कंपैरिजन के बारे में बता सकते हैं वो लोग कि किसकी क्वालिटी अच्छी है या फिर प्राइस किसका प्रॉपर है, तो वो सभी चीज़ों का कंपैरिजन होता है। आप देखना नॉर्मल कोई प्रोडक्ट की ऐड आती है ना तो भी कंपैरिजन करते हैं वो लोग, ये हमारी कंपनी का पाउडर है और ये साधारण पाउडर है। तो उसी तरीके से ये लोग बेसिकली क्या कर सकते हैं, आपको कंपैरिजन बता सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा वायबल है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, अच्छा है। तो बेसिकली कंपैरिजन के थ्रू हम लोगों को अगर प्रोडक्ट परचेस करना है तो बहुत इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट फ्रेंड्स, सपोर्ट टू प्रोवाइड कंज्यूमर्स लीगल इन्फॉर्मेशन। मतलब बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि अगर तुमको कोई लीगल इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई हेल्प चाहिए अगर लीगल फॉर्मेलिटी के लिए, तो उसमें भी हम लोग क्या करेंगे, हेल्प प्रोवाइड करेंगे। हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं लीगल इन्फॉर्मेशन के लिए, या फिर कोई भी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी मिल जाएगी आपको, कैसे केस फाइल करना है, उसकी प्रोसीजर क्या है, वो सब कुछ बताया जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट फ्रेंड्स, एसेंशियल सपोर्ट इज प्रोवाइडेड टू द कंज्यूमर टू अपोज द अनएथिकल और एक्सप्लॉयटेटिव प्रैक्टिसेस। अगर सेलर ऐसी कोई भी प्रैक्टिस फॉलो कर रहा है तो उसके लिए हम आपको क्या करेंगे, सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। एनजीओ कंज्यूमर्स को सपोर्ट कर रहा है कि भाई ऐसी अनएथिकल प्रैक्टिसेस हमको क्या करवानी है, बंद करवानी है। नेक्स्ट, कंप्लेंट्स आर रजिस्टर्ड इन द कंज्यूमर कोर्ट। अगर कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकता तो कोई बात नहीं, हम उनके बिहाफ में कंज्यूमर कोर्ट में क्या करेंगे, अपील फाइल करेंगे या फिर कंप्लेंट फाइल करेंगे। नेक्स्ट, ऑल रिक्वायर्ड असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड टू द कंज्यूमर्स। अगर कंप्लेंट फाइल करनी है तो जो असिस्टेंस चाहिए, जो हेल्प चाहिए कंज्यूमर को, बहुत बार ऐसा होता है कंज्यूमर को यही नहीं पता कि कंप्लेंट कैसे फाइल करनी है, उसकी प्रोसीजर क्या है, अवेयरनेस ही नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनजीओ से या फिर कंज्यूमर एसोसिएशन के जो ग्रुप्स है वो आपको हेल्प करेंगे उसमें भी। नेक्स्ट, कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड द रिलेटेड इंफॉर्मेशन आर कंपाइल्ड एंड पब्लिश्ड। कस्टमर का सेटिस्फेक्शन जो है, कस्टमर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसको पहले क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं, एक जगह पे लेके आते हैं और फिर उस चीज़ को पब्लिश करते हैं कि इस प्रोडक्ट से कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिला है या जो हेल्प मिली थी उससे कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिला है। वो चीज़ को पब्लिश करना भी बहुत ज़रूरी है, लोगों को पता चलना चाहिए कि भाई कस्टमर एक्चुअल में क्या है, सेटिस्फाइड है। नेक्स्ट, फिल्म्स एंड इंफॉर्मेशन आर रिलीज्ड। देखना बहुत बार है ना, छोटी छोटी फिल्म्स और इन्फॉर्मेशन से सब रिलीज होती है जिसकी मदद से कंज्यूमर्स को पता चलता है कि उनको प्रोडक्ट परचेस करते टाइम क्या करना चाहिए। जागो ग्राहक जागो की ऐड आती है टीवी में, प्रोडक्ट परचेस करते टाइम आईएसआई मार्क देखना चाहिए, प्रोडक्ट परचेस करते टाइम वेट चेक करना चाहिए, प्रोडक्ट परचेस करते टाइम बिल लेना चाहिए। सो ये सब क्या है, फिल्म से छोटी छोटी या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोगों को, एडवर्टाइजमेंट ये सब के थ्रू। नेक्स्ट, कंज्यूमर एजुकेशन प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, यानी स्कूल्स है, कॉलेजेस है, वहाँ पे स्टूडेंट्स को बेसिकली सिखाया जा रहा है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या है। इवन देखो हम लोग भी पढ़ रहे हैं, हमारे सिलेबस में ऐड किया गया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अवेयरनेस इज क्रिएटेड अगेंस्ट फूड एडल्ट्रेशन। अगर फूड एडल्ट्रेशन है, कोई मिक्सिंग हो रही है खाने पीने में, खास करके आप देख सकते हैं कि जो फूड ग्रेन्स और वो सब होता है उसमें, तो उससे रिलेटेड कि कैसे हमको उस चीज़ से बचना है वो भी हमको बताया जाएगा, अवेयरनेस क्रिएट की जाएगी। नेक्स्ट, टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। देखो गवर्नमेंट भी ये काम कर रही है, तो एनजीओज और जो कंज्यूमर के ग्रुप्स है ना वो क्या करेंगे, इवन गवर्नमेंट को भी सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे कि भाई सब लोग मिल के क्या करेंगे, कंज्यूमर अवेयरनेस क्रिएट करेंगे। उसके बाद हमको यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि कुछ हमको अलग अलग एसोसिएशन, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके नाम दिए गए हैं। फर्स्ट है कंज्यूमर एजुकेशन रिसर्च सेंटर, नेक्स्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन इन इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन। इस तरीके से हमको अलग अलग एसोसिएशंस और इंस्टीट्यूशंस के नाम दिए हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हमको एक और काउंसिल का नाम दिया है, वो है कंज्यूमर कोऑर्डिनेशन काउंसिल। बेसिकली जितने भी इंस्टीट्यूशंस या जितने भी काउंसिल और वो सब काम करते हैं, ये उनको कोऑर्डिनेट करता है कि भाई सब कुछ सही से चल रहा है, नहीं चल रहा, कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए ये भी काम कर रहा है। एंड यहाँ पे बहुत सारी प्राइवेट एजेंसीज भी है और इवन गवर्नमेंट की हम लोग एडवर्टाइजमेंट भी देख सकते हैं। मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया था, जागो ग्राहक जागो। इवन गवर्नमेंट के एक टोल फ्री नंबर भी है, नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर, जहाँ पे हम लोग कॉल कर सकते हैं अगर कोई भी प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट की वेबसाइट भी अवेलेबल है। सो ये सभी बहुत सारे तरीके हैं जिसके थ्रू हम लोग कंज्यूमर्स को क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। स्कूल कॉलेजेस के सिलेबस में भी उस चीज़ को क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है। सो फ्रेंड्स, एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन का टॉपिक है हमारा। हमने राइट्स,
रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ये सारी अलग अलग चीज़ें देखी है जिसके बारे में कंज्यूमर को कंपल्सरीली पता होना चाहिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है, कुछ भी है, तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। मैं वो डाउट्स, जितने भी डाउट्स आपके सॉल्व कर दूंगा। नेक्स्ट सेशन में हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलेंगे फ्रेंड्स। तब तक के लिए कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, आराम से मुझे कांटेक्ट कीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू।